तो ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। काफी सारे बच्चों का ये सवाल आता है, काफी सारे लोगों का जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि अपनी एजेंसीज को सेटअप करना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन ये होता है कि यार हमें अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करनी है तो उसके लिए हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वहां पर वो क्या क्या होंगी। देखो ये वीडियो नंबर 2 है हमारी प्लेलिस्ट का। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आप वहां पे बना सकते हो इन 2024। उसी के साथ में पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट के सेगमेंट में, वहां पे आपको ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी दैट हाउ यू कैन क्रिएट योर सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन 2024। अब यहां पे देखो लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आपके लिए वहां पे रिक्वायर्ड होती हैं। देखो लीगल रिक्वायरमेंट्स में पहली चीज आपके लिए रिक्वायर्ड होगी क्या, रजिस्ट्रेशन। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या जरूरत है, हमने तो अभी जस्ट चीजें जो है वहां पर वो शुरुआत, जिन चीजों की जो शुरुआत है वहां पर वो करी है। देखो भाई एक बात आप बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान से आप समझ लो, क्या समझना है आपने, आपको ये समझना है कि अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि लॉन्गर फॉर्मेट्स में जो करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये सोच रहा है कि भाई मैं लॉन्गर फॉर्मेट्स में जो करूंगा और अच्छे तरीके से वहां पे एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशंस के साथ जाना चाहिए। दूसरी चीज ये, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको पेमेंट गेटवेज चाहिए, है ना, पेमेंट गेटवेज पता है ना क्या होता है, ऑब्वियसली बात, अगर ये सोच के चल रहे हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है तो पेमेंट गेटवेज तो पता ही होंगे, मैं ये सपोज करके चल रहा हूं। अगर नहीं पता है तो चैनल के ऊपर वीडियो पड़ा है, पेमेंट गेटवे क्या होता है, वहां पे उसको सुन लेना। अगर आपको पेमेंट गेटवेज वहां पर चाहिए, है ना, तो पेमेंट गेटवेज की जो पहली रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आपको इनिशियल फेज में आपको ये लग रहा है कि यार नहीं, मैं जो अपने पैसे होंगे वो डायरेक्टली या तो अकाउंट ट्रांसफर में ले लूंगा या फिर क्या करूंगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से डायरेक्टली मैं क्लाइंट से जो पैसे हैं वहां पर वो ले लूंगा, तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की इनिशियल फेज में जो जरूरत होती है वो वहां पर नहीं होती है। आप कोशिश कर लीजिए कि अगर आप 4 से 5 लाख रुपए का जो बिजनेस है अगर आप एक साल में कर लेते हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ जी मुझे एक एज अथॉरिटी मार्केट में रिप्रेजेंट होना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो क्लाइंट होता है, अगर मान के चलो अगर आपको अच्छा क्लाइंट क्रैक करना है, एक अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, तो वहां पे जब वो लोग पेमेंट्स करते हैं तो बोलते हैं जी कंपनी का अकाउंट नंबर दे दो, कंपनी के अकाउंट डिटेल्स दे दो, वहां पे हम पैसा जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। और उसी के साथ में क्या होता है, काफी सारी कंपनियां होती हैं जिनके पास जीएसटी होता है, तो वो ऐसी कंपनियां ढूंढ रही होती हैं जहां पे इंक्लूडिंग जीएसटी जो पैकेजेस है उनको वहां पर वो मिल जाए। तो बहुत तरह के सिनेरियोज वहां पे होते हैं, तो आपको ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखनी है कि क्या करवाने की जरूरत है या नहीं है ना। अगर पेमेंट गेटवेज इस्तेमाल करने होंगे, इंस्टामोजी यूज करना होगा, रेजर पे यूज करना होगा, फोन पे यूज करना होगा, तो यहां पे देखो भाई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। आप इस डॉक्यूमेंटेशन के बिना ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, पहली चीज ये समझो। अब भैया सस्ता सा जुगाड़ बताओ, बहुत सारे पैसे हमारे पास नहीं है, हम ये किस तरह से करेंगे। देखो एक काम कर लो, अगर आपको देखो वैसे तो लीगल कंसिडरेशंस में ये हो जाता है कि आप किस किस तरह के बिजनेस के अंदर आप वहां पे जाना चाहते हैं। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जाना है, आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कि भाई 2 या 3 लोग हैं वहां पे, वो सारे के सारे बोला, भाइयों ने बोला या बहनों ने बोला कि चलो यार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको एलएलपी बनानी पड़ेगी, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरफ भी आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अकेले आदमी है कि नहीं यार मैं अपना ही बंदा हूं एक ही और मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं, तो आप क्या करो, सोल प्रोप्राइटरशिप पे आप चले जाओ। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप पे चले जाओ, उसी पे सारा का सारा काम हो जाएगा, फालतू की झंझट आपको पाल लेनी है। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए तभी जाना। अब देखो बहुत बहुत सारे लोग शुरुआती फेज में क्या करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि नहीं नहीं यार हम तो बड़ी कंपनी बनाएंगे, हम स्टार्टअप फाउंडर्स बनेंगे और हम कल को फंडिंग उठाएंगे, इस करके हम पहले दिन से ट्रांजेक्शन को ऐसे लेके चल रहे हैं, वैसे लेके चल रहे हैं। देखो शुरुआत में मेरे धंधा करके देख लो, साल भर देख लो, 2 साल देख लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि साल के अंदर मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है और मेरा जो काम है मैं उस लेवल पे कर पा रहा हूँ कि कल को मैं मार्केट से फंडिंग उठा पाऊंगा, मुझे बैंक से लोन लेने, 36 तरह की चीजें होती हैं, अगर आपको वो लग रहा है 1 साल के बाद, तो उस टाइम पे आप बाद में कन्वर्ट करवा सकते हो, आप नई प्राइवेट लिमिटेड फर्म को आप वहां पे शुरू कर सकते हो। इनिशियल फेजेस में प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के ऊपर मत जाना। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो आपको रिकमेंड करेंगे शुरुआती फेज में कि आप प्राइवेट लिमिटेड पे जाओ, वहां पैसे ज्यादा बनते हैं। लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल एक प्रोसेस यूज करना, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, या फिर उद्योग आधार बोल दो, या फिर ये बोल दो कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होती हैं। ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी कंपनी का पूरा जो प्रोफाइल है आप उसको खुद से भी बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होती। मैंने जो बनाया था ना शुरुआती फेज में, जब मैंने काम शुरू किया था, मेरे पास भी कहाँ पैसे थे यार, मैंने भी खुद ही बनाया।
कुछ नहीं करना होता, एमएसएमई की वेबसाइट पे जाना होता है। किस तरह से करना होता है, चलो मैं क्रोम की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, शोकेस करता हूँ भाइयों को कि ये काम किस तरह से होता है। कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना, वहां पे जाके लिख देना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट नो फी, फ्री रजिस्ट्रेशन। इसी के साथ में एक चीज यहाँ और होती है, एक ना ऊपर वेबसाइट आती है, उसकी एड चली हुई होती है, वो फेक वेबसाइट है। उसमें क्या होता है, लोग पैसे लेते हैं आपसे आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने के लिए। कुछ नहीं करना, उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे क्लिक कर दो, अपना आराम से आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां पे सारे के सारे जो आपके काम होंगे ना वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। बस आप अगर एक प्रोप्राइटर हैं, अगर आप पार्टनरशिप के अंदर भी काम कर रहे हैं, तब भी आप जो एक एमएसएमई का जो अपना सर्टिफिकेट है आप उसको वहां पे लीजिए। बहुत सारे जो पेमेंट गेटवेज होते हैं वो उसको वहां पे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो वो चीज आपको वहां पे करनी है। हम देखो यहाँ पे आ गया एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखी है तो फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज एमएसएमई और दोज आर विद ईएम2, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा, वो आपसे डिटेल्स पूछेगा, आपका आधार नंबर पूछेगा, फिर आपका नाम वगैरह पूछेगा, फिर आपका एक ओटीपी वहां पे जनरेट होगा। ओटीपी उस वाले नंबर पे आएगा जो नंबर क्या कर रखा है, आपने दे रखा है। कब दे रखा है, जब आपने आधार कार्ड के अंदर अपडेशंस करवाई होंगी ना, उस नंबर के ऊपर आपका ओटीपी जनरेट होगा। उसके बाद आपसे नाम पता आपकी डिटेल्स वगैरह पूछेगा, आपके प्लांट के एड्रेस पूछेगा कि हाँ भाई आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो चीजों को। बस वो सारे के सारे वहां पे डिटेल्स को डाल देना। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंफर्म हो जाएगा और आपके पास से क्या आ जाएगा, उद्यम सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब कुछ बोलेंगे भैया उद्यम सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, रुको मैं दिखाता हूँ उद्यम सर्टिफिकेट कैसे दिखेगा। वेट, मैं इमेजेस में जाता हूँ, वैसे मैं खुद का ही दिखा देता पर छोड़ो, यहाँ दिखाता हूँ, काफी सारी अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी मुझे। ये देखो, ओपन इन इमेज न्यू टैब करता हूँ, यहाँ पे देखना इस तरह से दिखता है उद्यम का सर्टिफिकेट, है ना। ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ, माइक्रो लिखा होगा, उसी के साथ में उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका नंबर होगा, यहाँ पे एंटरप्राइज का नाम होगा जो आपने वहां पे कर रखी होगी, सोशल कैटेगरी आप डाल देना, कौन सी कैटेगरी आपकी, जनरल से आते हैं आप, कहाँ से आते हैं, जो आपके एड्रेस वगैरह होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये सब जो चीजें होती है, देखो ये थोड़ा मेरे को साफ नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा ही जो सर्टिफिकेट होगा ना आपके पास वहां पर आएगा, और उसी सर्टिफिकेट के ऊपर क्या करेंगे, आपको जो कल को रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर रहे होंगे वो सारी की सारी इसी के ऊपर हो जाती हैं। उसी के साथ में कुछ लोग कहते हैं कि क्या भैया इसके ऊपर कल को लोन मिल जाता है, हाँ जी लोन मिल जाता है। और एमएसएमई तो एक ऐसी चीज है इसके ऊपर जो सरकार है इसको वो खुद प्रमोट कर रही है, और इसके ऊपर जो लोन्स होते हैं वो कल को वहां पर आपको मिल जाते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसी के साथ में इसको करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जो जरूरी है वो वहां पर रहेगा। तो लीगल कंसिडरेशन समझ में आ गई। देखो भाई, अगर तुम होंगे बहुत पैसे वाले बंदे तो प्राइवेट लिमिट पे चले जाना इनिशियल फेज में। तुम्हें पता है कि नहीं नहीं मैं तो यार बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, 10-12 साल से। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर 10-12 साल से भी काम कर रहे हो तब भी प्राइवेट लिमिट में मत जाओ। क्यों? क्योंकि काम करना, कहीं नौकरी करना और धंधे करने में बहुत बहुत फर्क होता है। यहाँ पे 18-18, 19-19 साल के लड़के भी तबाही मचा के चले जाते हैं, और 30-30, 40-40 साल के जो लोग होते हैं ना वो भी रह जाते हैं। तो मेजर थिंग इज दैट बिजनेस का मेन फंडा क्या है कि हमें कस्टमर लेकर आना है। अगर तुम्हारे पास आ रहा है 6 महीने में अच्छा खासा आ रहा है, 1 लाख 1 साल में तुम्हारे पास अच्छा खासा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मुझे चीजें स्केल करनी है, तो आप कल को प्राइवेट लिमिटेड पे जा सकते हो। शुरुआती फेज में इतने पंगों में पड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रोप्राइटरशिप का बना लो, एमएसएमई करना है ना। एमएसएमई सर्टिफिकेट बना लो, उसी के साथ में क्या होगा, एक आदत जहां पे काम करना शुरू करना होगा, आपने शॉप लाइसेंस वगैरह ले लेना। उस तरह से जो चीजें हैं आप वहां पे इनिशियल फेजेस के अंदर क्या कर सकते हो, आप वहां पर कर सकते हो। उसी के साथ में अब टैक्सेशन की बारी आती है कि भैया ठीक है जी, हाँ बहुत सारे लोगों को टैक्स के बारे में उनको बड़ा डर लगता है कि यार भैया बड़ा ज्यादा टैक्स लग जाएगा, पता नहीं क्या होता होगा, मुझे इनकम टैक्स वाले नोटिस ना भेजने, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। सीधी सिंपल सी कहानी समझो, टैक्सेशन के सिस्टम में क्या होता है, आपको चाहिए होता है आपका पैन कार्ड, है ना। पैन कार्ड आपको चाहिए होता है, अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो शुरुआती फेज में आपका पर्सनल पैन कार्ड ही वहां पर काम आ जाता है। उसी के साथ में अगर आपका जो टर्नओवर है अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा चला जाता है, जैसे कि अगर आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, अगर आप 20 लाख से ऊपर चले जाते हो, अभी मुझे लास्ट याद नहीं है, शायद 20 लाख था, और जो आपके सर्विस सेक्टर के अंदर होता है 20 लाख रुपए, तो अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका साल का टर्नओवर जा रहा है तो आपको 18% जो जीएसटी है तो आपको वहां पर भरना पड़ेगा। मैं शुरुआती फेज में रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जीएसटी के ऊपर जाएं, क्योंकि एक बार ले लोगे ना तो फिर वो भरना ही पड़ेगा। फिर वो बड़ा लफड़ा होता है कि अगर तुम नहीं भरोगे फिर उसकी रिटर्न नील फाइल करनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको आप खुद से नहीं कर पाओगे, है ना। खुद से करना ही थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक काम करना है, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेना, वो तुम्हारे बिहाफ पे अप्लाई वगैरह कर देगा। लेकिन शुरुआती फेज में करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा धंधा 10-15-20 लाख से ऊपर का नहीं चला जाता है तब तक जीएसटी पे जाने की जो आवश्यकता है वो आपको वहां पर नहीं पड़ेगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इस तरह से आप क्या करोगे, आप उसको वहां पर मैनेज करोगे। देखो जीएसटी होता है, जो सर्विसेज सेक्टर है, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग वाला सेक्टर है, उस पर 18% होता है। अब इसमें भी लोगों को बड़ा एक डाउट होता है कि भैया कल को हम पैसे, अगर मान लो हमने जीएसटी ले लिया या फिर हमने ले रखा है,
कैसे लेंगे? लेट्स सपोज आपका एक सर्विस है आपकी, आप उसके लिए ले रहे हैं क्लाइंट से 10,000 रुपए, है ना? अब 10,000 रुपए प्लस 18% जो जीएसटी है ना, वो वहां पे ऐड हो जाता है। तो अब क्लाइंट जो आपको पेमेंट करेगा वो करेगा 11,800 रुपए। इसी के साथ में अगर क्लाइंट का के पास वहां पे उसका जीएसटी नंबर है, तो वो क्या कर सकता है, वहां पे इनपुट क्रेडिट को भी क्लेम कर सकता है। समझ में आया इनपुट क्रेडिट क्या होता है? कोई बात नहीं, इतना ध्यान मत दो शुरुआती फेज में, बस इतना समझ लो कि जब तक 20 लाख से ऊपर तुम नहीं चले जाते हो, तब तक इन चक्करों में फंसने की जरूरत नहीं है, टैक्सेशन के चक्करों में फंसने की जरूरत नहीं है। अपने पैन कार्ड के ऊपर जो काम है, आप वो वहां पर कर सकते हो। उसी के साथ में अब क्या होता है ना कि जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाते हैं, वहां पे कोई स्पेसिफिक नाम रखते हैं, है ना? तो बस आपको प्रॉब्लम यही होगी कि अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर, या फिर अब देखो अपने नाम पे भी क्या होता है, करंट अकाउंट भी वहां पे खुल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, बैंक में जाओ, वहां पे जाके उनको पूछो कि हाँ भाई मुझे करंट अकाउंट वहां पे खुलवाना है। तो उसके लिए वहां पे आपको वो रिक्वायरमेंट्स दे देंगे कि भाई आपको उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जैसे कि वो आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट हो सकता है, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी अगर आपने वो बना रखी उसका सर्टिफिकेट हो सकता है। तो उसी के साथ में उनको जीएसटी भी चाहिए होता है, या फिर कुछ और डॉक्यूमेंटेशन का भी लफड़ा होता है। तो आप वहां पे जाके एक बारी जो ब्रांच मैनेजर होता है या फिर जो भी बंदा वहां बैठा है, आपको वो गाइड कर देंगे किस तरह से आपका जो करंट अकाउंट है ना वहां पर वो खुल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर पेमेंट्स कर दे रहे हैं, तो आप वहां पे शुरुआती फेज में ले लो, इतने लफड़ों में मत पड़ो, क्योंकि करंट अकाउंट के फिर कल को चक्कर होते हैं कि वो बंद करवाना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, तो बहुत तरह की चीजें वहां पे होती हैं। तो शुरुआती फेज में उतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी कंपनी बनाओ, है ना, एमएसएमई सर्टिफिकेट बना लो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि हाँ भी मुझे क्लाइंट को जब प्रपोजल भेजना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, क्लाइंट को ऐसे तो नहीं भेज दोगे व्हाट्सएप पे लिख के कि सर हम ग्राफिक डिजाइनिंग के 5,000 लेते हैं, वेबसाइट के सर 15 लेते हैं, इसके ये लेते हैं वो लेते हैं। तो वो एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है, वो एक वो प्रोसेस नहीं होता जिसके थ्रू आपको चलना होता है, जिससे आपका जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये नहीं करना होता। तो एक चीज रिकमेंड करी जाती है कि आप अपना करंट अकाउंट खुलवा लो कंपनी के नाम पे, है ना? जैसे मान लो कि आपकी कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, या फिर मान लीजिए आपने, जैसे हमारे पास था तो उसमें था कि बी पर्सोनिफाइड एजुकेशनल सर्विसेज के नाम पे हमने बना रखा था, एमएसएमई थी वो। और एमएसएमई के थ्रू ही क्या था, हमने करंट अकाउंट खुलवा रखा था, लेकिन हमारे पास वहां पे जीएसटी नंबर था, है ना? तो जीएसटी नंबर था, हम उसको यूज वहां पे करते थे। तो आपको वहां पे पता करना पड़ेगा बैंक के अंदर कि आपकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर, आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर कौन सी जो चीज है वो आपकी वहां पर लगी, और आपका जो अकाउंट होता है वहां पर वो खुल जाता है। होप सो लीगल कंसिडरेशन में समझ गए कि कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके बाद समझ आ गया टैक्सेशन किस तरह से काम करेगा। पर्सनल अकाउंट नंबर से ही काम शुरुआती फेज में हो जाएगा आपका, है ना? और उसी के साथ में आप पैन नंबर जो है वो भी आपको वहां पर बनाना है। जीएसटी शुरुआती फेज में लेने की जरूरत नहीं है, अगर ले लोगे गलती कर जाओगे उसके बाद फिर वो भरना पड़ेगा। अब बहुत बड़ी जीएसटी, अब बोलोगे भैया कि हमें टैक्स देना तो बड़ी अच्छी बात होती है, हमें टैक्स वहां देना चाहिए, और हमें जो कस्टमर है वही तो टैक्स दे रहा है, उसमें हमें क्या फर्क पड़ रहा है? भाई तुम्हें मांगना पड़ेगा कस्टमर से। जब तुम बोलोगे ना कि जी मेरी ये सर्विस है वेबसाइट डेवलपमेंट की, सर इसकी कॉस्ट है 20,000 रुपए, क्लाइंट वहां दिमाग में ये सोच के नहीं चल रहा होगा कि 3600 रुपए साथ में जीएसटी भी होगा। शुरुआती फेज में हमारे बंदे क्या करते हैं, बोलते हैं जी सर 20,000 वेबसाइट बना के दे देंगे, प्लस 18% जीएसटी, बोलते नहीं है, डरते हैं अंदर से। या तो फिर तुम्हें यह करना पड़ेगा कि 20,000 में तुम्हारा इंक्लूडिंग जीएसटी है। और बहुत बार ये चीज वहां पर करनी पड़ती है, जब क्लाइंट से जीएसटी मांगा जाता है ना कि आप वहां पे टैक्स भी साथ में दीजिए। तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी स्मॉल बिजनेस ओनर के साथ काम कर रहे हो, तो बहुत सारे केसेस में लोगों ने जीएसटी नहीं ले रखा होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मार्केट्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रही है, उतनी ज्यादा लोगों के पास जीएसटी नंबर नहीं होता। तो अगर आप उसको बोलोगे कि सर 20,000 रुपए प्लस आपको 36 रुपए और देने पड़ेंगे, तो सोचो उस बंदे को तो लगेगा कि तुमने उसकी छाती में मूंग डल दी, है ना? तो ये चीज नहीं करनी है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे इनिशियल फेज में रिक्वायरमेंट है कि नहीं नहीं जी मैं तो बड़ा हाईली प्रोफेशनल आदमी हूं, मुझे जाना ही जाना जीएसटी के साथ, तो चले जाना। ये कुल्हाड़ी होगी पैरों पे जो शुरुआती फेज में मारोगे। जब तक 20 लाख तक का काम नहीं हो जाता तब तक इन लफड़ों में मत फंसना, ठीक है? चलो जी, अगले हम चलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अच्छा, इसमें आपको काफी सारे लोग रिकमेंड करेंगे कि आप जीएसटी ले लो, जीएसटी ले लो। डिजिटल गुड्स के लिए आपको जीएसटी चाहिए होता है, ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती अनटिल अनलेस आप जीएसटी की जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं आप उनको वहां पर क्रॉस नहीं कर देते। उसी के साथ में जो आपको पेमेंट गेटवे लेना है, आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा कि भाई उनकी क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहां पर हैं, उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर है वो भी आपको वहां पे रखना पड़ेगा। तो अगर मन करेगा तो ले लेना, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज आएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारी वेबसाइट है ना, जो तुम्हारा बिजनेस है वो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब कल को बंदा आएगा, जैसे लेट सपोज तुमने आज एक बिजनेस डाल दिया किसी नाम पे, मान के चलो कि तुमने एबीसी तुमने कंपनी का नाम रख दिया। कल को बंदा आया, उसने क्या करा, तुम्हारा सेम टू सेम लोगो वहां पे उठा के डाल दिया, है ना? लेट सपोज तुम्हारा लोगो ऐसा था, चलो ये तो मर्सिडीज का लोगो हो गया। लेट सपोज तुम्हारा लोगो ऐसा था, आगे से कोई बंदा आया, उसने क्या करा, सेम टू सेम जो तुम्हारा लोगो था उसने वही जो सेम टू सेम लोगो था लेट सपोज किसी और कलर में बना दिया। फिर तुम कहां जाओगे? व्हाट यू विल डू? तो क्या करना होता है,
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वहां पर वो रहता है। लेकिन देखो यार, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी मेरे को उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में पैसा लगता है अच्छा खासा, तो शुरुआती फेज में जाने की जरूरत नहीं है। बस इसकी एक टिप ले लेना। टिप क्या है? अपनी एजेंसी का नाम ऐसा चुनना जो कि किसी ने पहले यूज ना किया हो। अगर आप ऐसा नाम चुनोगे जो कि पहले से यूज किया गया है, तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि ट्रेडमार्क जो है वो आपको बाद में नहीं मिलेगा उस नाम के ऊपर, और जिसने वो ले रखा होगा अगर उसी नाम के ऊपर अगर आप मार्केट में ऑपरेट कर रहे होंगे तो वो आपको बैन करवा देगा। ठीक है, आपके ऊपर जो लीगल केस है, लीगल इंप्लीकेशन जो है वो आपको वहां पर आज आने की संभावना रहेगी। और मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूं, धंधे में लीगल इंप्लीकेशन से बचो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वहां पे बहुत टाइम खराब होता है। अनटिल अनलेस की कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं होती, वहां कि फंसना ही फंसना पड़ेगा। लीगल इंप्लीकेशन से जितनी दूरी बना के रखोगे ना धंधे में, उतनी ज्यादा जो शांति है वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर रहेगी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप लेटर फेजेस में कर सकते हो, लेकिन इनिशियल फेज में करने की जरूरत नहीं होती है। अब अगला सुनो, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स में दो तरह के एग्रीमेंट्स आते हैं। पहले आते हैं क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे होते हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स। अब भैया क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अब तुम सोचो ना यार कि तुमने किसी एजेंसी वाले आप एजेंसी वाले हो और आपने क्या करा, किसी बंदे को आपने वहां पे अपना प्रोजेक्ट दे दिया कि हाँ जी सर, हम आपका जो काम है वो इस तरह से वहां पे कर रहे होंगे। क्लाइंट वहां पे मान गया। अब पता लगा तुमने महीना भर वहां पे काम किया और उसके बाद क्या हुआ, वो मुकर गया कि नहीं नहीं यार तुमने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और तुम्हारे पैसे फंस गए। भाई तुम क्या करोगे, कहां जाओगे? तुम फिर घूमते फिरोगे कि मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दो। बंदा फोन बंद कर देगा अपना। होता है ऐसा, क्लाइंट चले जाते हैं, भाग जाते हैं, पैसे नहीं देते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब तुम एज अ डिजिटल मार्केटर लीड ला के दे सकते हो क्लाइंट को। अगर अगला उसकी सेल्स टीम ही बेकार है, वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, तो वो गाली तुम्हें बकेगा ना कि भाई लीड बेकार है। क्योंकि हट फिर के सेल्स में जो लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि हम बेवकूफ है, हमसे कन्वर्जन नहीं हो रही। वो क्या बोलेंगे, सर लीड ही बेकार है। अब वो तो बंदे उसके ऑफिस में वहां बैठ रहे हैं, तुम तो कहीं किसी कोसों दूर किसी कोने में बैठे हुए होंगे जहां पे तुम्हारे पास लीड्स आ रही होंगी। तो पहले चीज उसमें बचने के लिए ये होता है कि भाई आप उसको जो का क्लाइंट है उसको बोलो कि सर आप खुद कॉल करके देखो कि क्या आपके पास जो लीड आ रही है क्या वो सही आ रही है कि खराब आ रही है। अब क्लाइंट भी अगर, अब क्या होता है कि मेरी क्लाइंट भी बोल देते हैं कि सर बेकार लीड आ रही है। तो तुम खुद कॉल करके देखो कि क्या जो बंदे तुम जो ढूंढ कर लेकर आए हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोग लाने के लिए तुमने फेसबुक ऐड चलाई होंगी, इंस्टाग्राम ऐड चलाई होंगी, 36 तरह के पापड़ बेले होंगे, तब जाके लीड आई है ना। हवस तो लीड आई नहीं है। खुद कॉल करके देखो कि क्या वो जो लीड है वो सही है कि नहीं है। तो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक होता है, एक एग्रीमेंट होता है क्लाइंट और किसके बीच में, एजेंसी के बीच में, कि हाँ जी हमने ये जो चीजें हैं वो वहां पे क्या कर रखी हैं, हमने वहां पर वो मान रखी हैं, और इस काम के लिए इतने जो पैसे हैं वो वहां पर निर्धारित किए गए हैं, जो कि हम महीने के इस टाइम के ऊपर इनवॉइस के फॉर्मेट में लोगों को देंगे। किन लोगों को? आप लोगों को देंगे। अब यहाँ पे बड़े सारे लोगों का सवाल होता है कि सर कौन सा वाला एग्रीमेंट बनाना है क्लाइंट के साथ, तहसील जाके बनाना पड़ेगा या नॉर्मली बना सकते हो? ऐसा करो, कंपनी के, अब देखो यार तहसील वाला बना लो तो बहुत ही बढ़िया चीज होती है, लेकिन अब ऑब्वियसली बात है अगर तुम यहाँ बॉम्बे में बैठे हुए हो, लेट सपोज तुम्हें कोई दिल्ली का क्लाइंट मिल गया, अब दिल्ली के क्लाइंट के साथ अगर तुम्हें वो पूरी की पूरी डीड बनानी है, तो तुम डीड ही बनाते रह जाओगे, काम कब करोगे? तो सीधा सिंपल उसका प्रोसेस होता है, अपना लेटर हेड बनाओ। लेटरेट कहाँ बनाओगे? देखो अगर कोई डिजाइनर बैठा है, अब ऑब्वियसली बात है अगर एजेंसी उसने खोलने के बारे में सोच रहे हो, कोई ना कोई डिजाइनर होगा तो उससे बनवा लेना भाई, लेटरेट बना के दे दो कंपनी का। उसी के साथ में, अब कंपनी का मतलब ये नहीं है कि तुमने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर रखी है, जो भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो भी तुम्हारा लोगो है, एक लेटर हेड जो है वहां पर वो बनाना होता है। उसी के ऊपर जो अपना पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना क्लाइंट के साथ, आप उसको वहां पर बनाओ। लास्ट में क्या करवाओ, क्लाइंट के सिग्नेचर वहां पर करवाओ। अब क्या करना है, भेजोगे कैसे? पोस्ट नहीं करना क्लाइंट को। व्हाट यू हैव टू डू, डायरेक्टली क्या करना है आपको, ये जो आप, अब एक चीज आपको यहां पे और ध्यान रखनी है, जब भी आप ईमेल कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ करेंगे, आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस वहां पे यूज करना है ना। नेवर यूज पर्सनल ईमेल एड्रेस। ये पता लगा जैसे मेरा नाम विशाल है, मैंने vishal@gmail.com से भेज दिया, दैट इज नॉट एक्नॉलेजेबल। क्या करना है, अपनी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है vishal@medicinalpehchan.com, तो वहां पे क्या होगा, आपको चीजें उस तरह से वहां पे करनी पड़ेंगी, प्रोफेशनल तरीके से आपने वहां पर भेजा। और क्लाइंट को भी आगे से बोलना है कि सर आप उसके उसके रिप्लाई में या तो एक्सेप्टेड लिख लीजिए, या फिर उस जो आपने क्या कर रखा है वहां पे आपने एक मेल लिखा, मेल लिखने के बाद क्या किया, उसको बोला कि सर आप इसके साथ मैंने ना एक पीडीएफ अटैचमेंट भी डाल रखी है ना, पीडीएफ अटैचमेंट डाल रखी है, आप उसको साइन करके प्लीज मुझे वापस से रिवर्ट करा दीजिए। या फिर आप ये क्लाइंट को बोलिए कि सर जो आपको मैंने मेल किया है उसके रिस्पॉन्स में आप एक्सेप्टेड जो है वो यहाँ पे आप रिप्लाई फॉर्मेट में आप लिख दीजिए। तो वो जो चीजें होती है कल को अगर लीगल इंप्लीकेशन में जाना पड़ता है, सोचो ना यार तुम्हारी, अब हम ये मान के चल सकते हैं कि चलो 10 15 20 25 30 40 हजार तक की पेमेंट हमने छोड़ दी, लेकिन सोचो अगर बड़ा क्लाइंट है, 3 लाख की पेमेंट है, 5 लाख की पेमेंट है, 10 लाख की पेमेंट है, तो तुम्हें चक्कर काटने पड़ेंगे भाई। ये जो चीजें हैं ये बड़ी ज्यादा, हमें लगता है शुरुआती फेज में कि क्या ही फर्क पड़ेगा, हमें थोड़ी लोग धोखा देके चल देंगे, धोखेबाज बैठे हैं दुनिया में।
तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे मार्केट में, द पीपल विल चीट यू। तो खुद को चीटिंग से बचाने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन किसी काम का नहीं होता। शुरुआत में लोग बड़े मीठे बनते हैं कि नहीं नहीं सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बात जिंदगी भर ध्यान रख के चलना, धंधे में चलते हैं कागज। अगर तुम्हारे कागज स्ट्रांग है, अगर तुम्हारे पास कागजी काम हो रखा है ना, कोर्ट में कागज चलेंगे। कोर्ट में तुमने क्या गवाही दी, तुमने क्या किसको बोला, वो कोई वैल्यू वहां पे नहीं रखता। वैल्यू क्या रखेंगे, कागज की, कागज पे क्या लिखा है। कोर्ट होता है कागज का भूखा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इसका वहां पे ध्यान रखते हुए चले, और इनिशियल फेजेस से ध्यान रख के चलो। अब बड़े सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि भैया किस तरह से हम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहां पर बना सकते हैं। देखो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्लाइंट लाने में ज्यादा दिमाग लगाना है। ये जो काम है सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। कैसे करेगा, देखो मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, पर सुन जाओ क्यों, क्योंकि ये बहुत काम आएगी। अब यहां देखो, यहां पे लेट सपोज आपको क्या करना है, क्लाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। इसको प्रॉम्प्ट दे दो डायरेक्टली, आई एम क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द क्लाइंट, ठीक है। आई एम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड माय एजेंसी नेम इज, जैसे हमारी एजेंसी का नाम है डिजिटल भारत बिजनेस, तो मैं यहां पे डाल देता हूं डिजिटल भारत बिजनेस, डिजिटल भारत बिजनेस। क्लाइंट्स कंपनी नेम इज लेट सपोज मेरी डिजिटल पहचान, ये भी हमारा ब्रांड है जिसके अंदर आप अभी आए हुए हैं। मेरी डिजिटल पहचान, आई वी एज अ एजेंसी हैव अग्रीड टू गिव देम सर्विसेज फॉर फेसबुक एड्स फॉर 1 month at the price of 15,000 rupees। आईना रुको रुको रुको, बस 15 सेकंड लूंगा। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है इस चैनल पे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है। मैं एक कोर्स चलाता हूं जो कि होता है 30 दिन का, लाइव पढ़ाता हूं जूम पे, मंडे टू सैटरडे, रोज 2 घंटे पढ़ाने के लिए आता हूं। ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, जीरो से हीरो बनाता हूं, किस तरह से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ग्राफिक डिजाइनिंग पे लेके जाता हूं, वेबसाइट डेवलपमेंट पे लेके जाता हूं, पूरा का पूरा ऑनलाइन ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है आपके साथ बनाता हूं 30 दिनों के अंदर, मात्र 999 रुपए के अंदर। अगर आप उस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाओ। सिर्फ 999 का है, साथ में सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा पर मंथ। राइट एन एग्रीमेंट स्टेटिंग द सेम टू बी साइंड बाय द फाउंडर ऑफ, या फिर जो भी वहां का मैनेजमेंट स्टाफ है, फाउंडर ऑफ मेरी डिजिटल पहचान, है ना। ये कंपनी का मैंने नाम यहां पे लिख दिया, एंटर दबाऊंगा। अब देखो यहां पे क्या करेगा, चैट जीपीटी एग्रीमेंट बना के दे देगा। ये देखो, दिस इज हाउ द थिंग्स यू कैन डू। इस तरह से पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम होगा वो बन के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब देखो, एक तो मैंने आपको ये सैंपल प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिखा रखा है। अब देखो ये तो ऑब्वियसली बात है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ कुछ चीजों की जो अपडेशन है आप वहां पे खुद से कर लेना। उस हिसाब से क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा जो एक एग्रीमेंट है ना, वो आपका वहां पर रेडी होके आ जाएगा। होप सो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स क्यों आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज आती है इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो भाई इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्यों। अब तुम सोच के चलो कि आज तुमने कोई बंदा हायर किया, देखो एम्प्लॉयज के ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते इनिशियल फेजेस के अंदर, अंटिल अनलेस वो तुम्हारा बहुत खास जिगरी आदमी है। इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों जरूरी होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर क्या चलती है, कोचिंग। एक बंदे को दूसरी कंपनी से ऑफर आता है कि हाँ जी आप हमारे पास यहां पे ज्वाइनिंग कर लो, लेकिन वो बोलेगा कि डबल सैलरी ले लो, लेकिन शर्त देगा क्या, जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो ना उनके क्लाइंट्स की लिस्ट लेके आ जाओ साथ में। आई बात समझ में। उसी के साथ में क्या हो सकता है, बीच में बंदा गद्दारी करके चला जाए। अब लोग क्या करते हैं, मान के चलो तुमने एजेंसी खोल रखी है, तुमने आदमी रख दिया, एजेंसी खोलने का तुमने आदमी रखा, पता लगा वो क्लाइंट के साथ खुद ही पर्सनली डील कर रहा है बंदा, है ना। पर्सनली भी तो डील कर सकता है। लेट सपोज बंदा एसईओ एक्सपर्ट तुमने रखा हुआ है, तुम उसको महीने के 10 15 20 25 30 जो भी 40 50 हजार जो भी सैलरी दे रहे हो तुम दे रहे हो। उसके अलावा उसने क्या कर रखा है, क्लाइंट के साथ साठ गांठ बिठा रखी है कि भाई साहब आप क्या करो, कंपनी वालों को क्या इतने पैसे दे रहे हो, आप एक काम करो कि आप ना मेरे को इतने पैसे दे देना, मैं आपका काम ना पर्सनली कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि दूसरी एजेंसी वाला अगर आपसे जल रहे हैं लोग मार्केट में, तो वो आपका बंदा पोच करने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा कि सारा का सारा डाटा भी यहां पे लेके आ जा। तीसरा क्या हो सकता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक फ्रॉड हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। बहुत बड़ी क्या होता है, एजेंसियों के नाम पे लोग पैसे ले लेते हैं जो इंप्लॉइज होते हैं कि आपका काम मैं सारे सस्ते में करवा दूंगा, बाद में काम वाम होता नहीं है, रेपुटेशन अल्टीमेटली किसकी खराब होगी, तुम्हारी खराब होगी। उसी के साथ में चौथी चीज क्या, लेट सपोज कोई मेल है,
जो काम कर रहा है, और आपके लेट सपोज कोई फीमेल क्लाइंट है ना, कोई फीमेल क्लाइंट है वहां पे उसके साथ क्या हो, बदतमीजी वहां पे होगी, या फिर कई बार क्या होता है कि जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो वहां पे अगर मान लो किसी लेडी ने चिल्ला दिया उसके ऊपर, बंदे के ऊपर, जो कि वहां पे आपकी एजेंसी के अंदर काम कर रहा है। अब कहने को तो चलो एक बारी को ये हो सकता है कि जो हम बोल दें कि लड़का लड़की एक डेट को बराबर है, लेकिन आज के जो हमारा कानून चला हुआ है उस हिसाब से वो चीजें नहीं हो रही हैं, है ना। तो द मेजर थिंग इज दैट आपको ये भी वहां पे ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि वुमेन लॉस भी आपको वहां पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखने पड़ेंगे। अब देखो चलो ये तो क्लाइंट की बात होगी, उसी के साथ में हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा रखा है ऑफिस के अंदर तुम्हारे, जो कि तुम्हारे स्टाफ को, लड़कियों को क्या कर रहा है, रात को फोन कर रहा है या फिर उनको वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, अगर वैसी एक्टिविटीज वहां पे होती है तो ये सब चीजें जो है वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी जाती है कि अगर इस तरह की चीजें करते हुए अगर आप पाए जाते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन वहां पे लिया जा सकता है। इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज क्या, आपको क्या करना है, देखो इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या तो किसी सीए से बनवा लो या फिर ऑनलाइन भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे तुम्हें इनके फॉर्मेट्स मिल जाएंगे कि इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनाना होता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रख के चलना, इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीजें मेंशन करनी होती है, पहली चीज ये, शुरुआती फेज में जब क्लाइंट आप शुरुआती फेज के अंदर जो इंप्लॉय आपका आता है, आप उसको कभी भी डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते, आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते, आप उसको रखते हो प्रोबेशन पीरियड पे। ठीक है, किस पे रखते हो, प्रोबेशन पीरियड पे आप रखते हो। प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या करोगे, उसको 3 महीने के बाद जो देते हो, आप देते हो अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जो आप देखो, हमेशा एक चीज जिंदगी भर ध्यान रखना, जो भी वैल्यू होगी वो कागज की होगी। कभी भी जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी जुबान की नहीं होगी या फिर उस बंदे की जुबान की नहीं होगी जिसने क्या करा है, आपके पास वहां पे ज्वाइनिंग करी है। एक एक चीज को कागजों पे लिखना है, साथ में नॉन कंपीट एग्रीमेंट भी बनाना है कि भाई अगर तुम मेरे पास से नौकरी छोड़ोगे तो जो मेरी कंपटीशन वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों के अंदर तुम एक इस स्पेसिफिक टाइम तक क्या नहीं कर सकते, तुम वहां पर जॉब नहीं कर सकते। उसी के साथ में लीविंग पॉलिसीज बनानी है कि हाँ भी अगर तुम मेरे पास से यहाँ से छोड़ के जाते हो इस स्पेसिफिक, अब तुम्हें अगर एकदम से वहां पर जाना है तो वहां पे क्या करो, तुम्हें 15 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, 20 दिन का सर्व करना पड़ेगा, 30 दिन का सर्व करना पड़ेगा। वो जो चीजें हैं वो वहां पर तुम्हें कर कर चलनी पड़ेंगी। अब इसी के साथ में क्या होता है, आजकल बड़े सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज लोग लेकर आ गए और फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो क्या करो, इनिशियल फेज में जब इंप्लॉय वहां पर आता है उसके लिए एक प्रोग्राम बना दो, है ना। ये मैं डायरेक्टली बिजनेस ओनर से बात कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉयज के हक की बात नहीं है। क्या करो, एक प्रोग्राम बना दो जो कि तुम्हारी कंपनी के अंदर ही हो, जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, है ना, जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, और तुम वहां पर शोकेस कर दो कि भाई जो बंदा मेरे पास आया था मैंने इसको ट्रेनिंग दी है और मेरी ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो इतना स्पेसिफिक जो अमाउंट है वहां पर वो हुआ है ना। मेरी ट्रेनिंग के अंदर इतने जो पैसे हैं वहां पे वो खर्चे जो कि मैंने इंप्लॉय के ऊपर खर्ची हैं। क्यों, क्योंकि जो बाउंडेशन वाली चीज है ना, इंडियन लॉज के हिसाब से आप किसी इंप्लॉय को बाउंड नहीं कर सकते काम करने के लिए। तो वहां पे ये पॉलिसी लेके आ जाते हैं कि जो आप हमें बाउंड नहीं कर सकते वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो बचाने के लिए क्या करूं, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ जाओ, बोल दो जी ये 20,000 का इतनी वैल्यू रखता है, उतनी वैल्यू रखता है, जितने आपने पैसे ट्रेनिंग के ऊपर इंप्लॉय के खर्च किए होंगे ना, आप वहां पे कोर्ट में कल को उनको क्लेम कर सकते हो। इसी के साथ में सारे के सारे इन एग्रीमेंट्स के अंदर ये भी पॉलिसीज देखो, ये कर लेना, लेकिन जरूर, मैं बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बहुत समय हो गया कंपनियां चलाते हुए, तो आपको मैं समझा पा रहा हूं। नया आदमी आपको इतनी चीजें नहीं बोलेगा कोई भी ना, ऐसा कोई कोर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जहां पे इतनी डीप लेवल पे चीजें आपको समझाई जा रही हैं। अगर मजा आ रहा है ना सुन के, तो सब्सक्राइब करके चले जाना और 4 बंदों को और शेयर कर देना आगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लेना, ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोल देना कि भाई बंदा आया था, हमने उसको ट्रेन किया, ये चीजें वहां पे सिखाई और ये हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट थी। तो इस तरह से जो चीजें हैं आप उनको भी क्या कर सकते हो, आप वहां पे मैनेज कर सकते हो। तो इंप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके इस तरह से काम करते हैं। होप से समझ में आया होगा। आधे घंटे के अराउंड जो वीडियो है वहां पर वो चली गई है ना। मजा आ रहा होगा चीजें समझने का, ठीक है। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वहां पे डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस प्लान कैसे बनाना है। ये सारे के सारे चीजें कर लो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, कैसे एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाओगे 2024 के अंदर, और कैसे एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर आप वहां पे बन सकते हैं, ये मैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा रहा हूं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, बहुत सारी और वैल्यूएबल वीडियोस आने वाली है। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, नोटिफिकेशन का जो घंटा होता है ना, बेल आइकन, उसको बिल्कुल दबा देना। चलो फिर मिलते हैं भाई लोग अगली वीडियो के अंदर। तो ध्यान रखो, जय हिंद, जय भारत।